नमस्कार साथियों, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले सीरीज में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक, अर्थात कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था, यानी कि कहें कि हैदराबाद की कंप्लीट केस स्टडी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाले सेशन में हमने जूनागढ़ केस स्टडी को कवर किया था और उसमें देखा था कि जूनागढ़ का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ था। तो ऐसी ही एक अन्य कहानी के रूप में दोस्तों मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो ये सेशन जो है ये बीए थर्ड ईयर वाले छात्रों के साथ में बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी हो सकता है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए सेकेंड ईयर वालों के लिए भी समान रूप से उपयोगी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर कि आपकी यूनिवर्सिटी इसे किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछ रही है। क्लियर है? तो और बेसिकली जो हम अभी कवर कर रहे हैं ये बीए थर्ड ईयर वालों के लिए कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। उम्मीद करता हूं ज्यादा कुछ बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है, मुझे सब कुछ आप पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं। इस सीरीज में आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी नए छात्र हैं या आपको नहीं पता कि हमारे द्वारा क्या सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाया जाता है या अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, तो एक बार आपको हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए, जहां पर आपको हमारे सभी सेशन हमारे द्वारा जो जितने भी कोर्सेस यूट्यूब पर लॉन्च किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज लिए आप लोगों से लेक्चर और नोट्स सब साथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको दोस्तों अगर आप देखेंगे डिटेल में तो फर्स्ट ईयर में 28 सब्जेक्ट लेक्चर नहीं, बीए फर्स्ट ईयर में 28 सब्जेक्टों में से कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पर क्लासेस अभी चल रही है और कुछ पर क्लासेस जल्दी ही आने वाली है। उसी तरह से सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं 22 सब्जेक्ट है, जिसमें से कुछ रनिंग है और कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। और बीए थर्ड ईयर की बात करें दोस्तों, थर्ड ईयर में 21 सब्जेक्ट है, जिसमें 4-5 सब्जेक्ट अभी और ऐड होने वाले हैं। तो ये सब हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे सिर्फ सब्जेक्टों के नाम हैं, जो सब्जेक्ट आपके लिए सिर्फ यूट्यूब पर ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये हमारे आज की जो ये सीरीज चल रही है, सीरीज का कंप्लीट सिलेबस है, जिसका मैं एक एक टॉपिक को आपको डिस्कस करवा चुका हूं कि स्पष्टता बता चुका हूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के 5th यूनिट तक में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, और हर एक टॉपिक पर एक सेशन निश्चित रूप से होगा ही होगा। ठीक है ना? तो ये 5 यूनिट तक ये सभी टॉपिक जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन से, उसके बाद में आप इनको आसानी से देख सकते हैं। सभी टॉपिकों पर आपको सेशन मिलेंगे, हर एक टॉपिक पर सेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टॉपिक कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। और बेसिकली फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है आपका, फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक जो है आपका, यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक ही चल रहा है अभी। और इस सेकंड टॉपिक में जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर, ये कुछ 5 ऐसे राज्य हैं जिनके विलय को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या केंद्र सरकार के सामने समस्या बनी हुई थी, भारत के सामने समस्या बनी हुई थी। और उसी समस्या को सुलझाने के लिए किसी पर दबाव बना करके, कहीं पर पुलिस कार्यवाही करके, कहीं पर कूटनीतिक चाल चल करके किसी न किसी तरीके से इनको भारत में इनका विलय किया गया था। तो एक एक की कहानी को पूरे विस्तार से हम लोग समझेंगे। कल वाले सेशन में हमने जूनागढ़ कहानी को समझा था कि जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ। आज की कहानी में हम हैदराबाद को समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से समझने वाले हैं। वो कल जो सेशन होगा उसमें हम गोवा की बात करेंगे और लास्ट में कश्मीर की। इसके साथ में हमारे सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो हैदराबाद की दोस्तों हम बात करते हैं कि हैदराबाद के स्टडी पर आज हमें डिस्कस करना है। तो इसमें कंप्लीटली अगर बात करें तो हम 2 बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करेंगे कि हैदराबाद राज्य का गठन। और ये गठन वाला बिंदु इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना भी होगा, ताकि आपको अच्छे नंबर भी प्राप्त हो सके। क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, ये केस स्टडी कैसी केस स्टडी है कि जो ऐसे टाइप की लिखी जाती है, निबंध के रूप में लिखी जाती है। ये इसमें ज्यादा कोई बिंदु या पॉइंट होते नहीं है। बेसिकली सबसे पहले आप इसके गठन की चर्चा कहेंगे, शॉर्ट रूप में बताएंगे कि आपको इसका गठन किस किस प्रकार से गठन हुआ हैदराबाद का, और बाद में आप उसके इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो एक एक पॉइंट पे हम पूरे डिटेल में आइए शुरू करते हैं। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले तो आपको ना, चाहे कोई सी भी केस स्टडी को समझना हो, सबसे पहले मैपिंग बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले आपका ये कार्य ही ये है कि आप इसको भारत के नक्शे पर ये समझ लें कि ये जो हैदराबाद, जिस हैदराबाद की हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है वर्तमान में। दोस्तों इंडिया का मैप आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना? इंडिया का मैप आपको दिख रहा है।
इंडिया में आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्व स्थिति में, दक्षिण पूर्व में ये एक राज्य है, ठीक है ना, ये एक राज्य, इसको थोड़ा सा जूम किया तो ये बन चुका है ये वाला। इसमें ऊपर ऊपर जो है एक तेलंगाना राज्य है और नीचे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, येलो कलर का आंध्र प्रदेश है और जो रेड में है ये है आपका तेलंगाना राज्य, ठीक है। तो ये तो इसकी वर्तमान स्थिति है। और तेलंगाना में एक छोटा सा शहर दिखेगा आपको, छोटा सा शहर दिखेगा आपको हैदराबाद के नाम से, ठीक है ना, छोटा सा एक शहर मिलेगा आपको हैदराबाद के नाम से। कहां पर है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये हैदराबाद के नाम से, ये हैदराबाद के नाम से फेमस है, ये क्षेत्र इतना, ये इतना एरिया, ये हैदराबाद का एरिया है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इस क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, मतलब वर्तमान हैदराबाद पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम उस प्रांत की बात करेंगे या कहें कि उस रियासत की बात करेंगे जिसका आकार तेलंगाना और हैदराबाद दोनों राज्यों को भी मिला दें तो उससे भी बड़ा हो जाता है, इससे भी बड़ा क्षेत्रफल था। या कहा यह जाता है कि तेलंगाना जो और आंध्र प्रदेश ये तो उसका कुछ भाग है, किसका, हैदराबाद का। जो हैदराबाद प्रांत हुआ, माफ कीजिएगा, हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, यह तो मात्र इनका पार्ट है, अर्थात कि हैदराबाद रियासत भारतीय रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। इसके विलय के कई कारण हुए, कई प्रकार से इस पर जो है इसे भारत में मिलाने के कई प्रकार से प्रयास किए गए। उस समय के तत्कालीन और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कई प्रकार से प्रयास किए गए, लेकिन हर प्रयास उनका असफल हुआ। अंतिम रूप से इन्हें सैनिक कार्यवाही करनी ही पड़ी। पोलो ऑपरेशन चला करके सैनिक कार्यवाही के माध्यम से जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। अब ये सैनिक कार्यवाही किस तरह से हुई थी, क्या क्या कार्य हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली पर दबाव बनाया और उसे झुकने के लिए तैयार किया, ये जो दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये निजाम साहब ही है जो हाथ जोड़कर पटेल साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में देर कर दी और अब हम आपके साथ विलय होने के लिए तैयार हैं, अर्थात कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले इनका कथन था कि किसी भी कीमत पर हम, अर्थात कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, और इसके लिए इन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया था। लेकिन इनके हर प्रयास को, निजाम साहब के हर प्रयास को पटेल साहब ने पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया और अंतिम रूप से 5 दिन की कार्यवाही में, अर्थात कि अपनी एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी को भेजा था पटेल साहब ने, है ना, रियासत में, और 5 दिन के युद्ध के बाद में ये पूरी तरह से इन्होंने हथियार डाल दिए और अंतिम रूप से हुआ क्या कि हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितने आसान से मैंने आसानी से आपको बता दिया। तो आइए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके गठन की। तो दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, अर्थात कि भारत को आजादी मिली। लेकिन ऐसा नहीं था कि जैसा वर्तमान में आपको इतना प्यारा भारत दिखता है, इतना व्यवस्थित भारत दिखता है ना, ऐसा भारत नहीं था। जब हम आजाद हुए थे तो पूरा भारत हजारों टुकड़ों में बिखरा हुआ पड़ा था, कई टुकड़ों में बिखरा हुआ पड़ा था। टुकड़े किस प्रकार के कि जो भारत क्षेत्र था पूरा, ये विशेष रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ था। और इन बंटवारे को जो 3, देखिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो चुका था, बंटवारा होने के बाद भी भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर के एक संपूर्ण या एक अखंड भारत की स्थापना करना सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को बखूबी निभाया किसने, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो किस तरह निभाया ये हम आज की कहानी में समझने वाले हैं। तो खैर 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय दोस्तों भारत में विशेष रूप से 3 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। 3 कौन से? एक तो हुआ करते थे प्रांत, जिसे हम ब्रिटिश प्रांत कहा करते थे। ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत थे जो डायरेक्टली ब्रिटेन के गवर्नर जनरल के अधीन में हुआ करते थे, मतलब भारत के वो क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, जहां पर ब्रिटिश सरकार स्वयं शासन करती थी, उनको हम बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। और दूसरा था देसी रियासतें। और देसी रियासतें मतलब ऐसी वो रियासतें जिनका राजपाट का कार्य जो है वहां के देसी राजाओं के द्वारा ही किया जाता था।
ऐसी रियासतें लगभग लगभग 565 के आसपास रियासतें भारत में थी जब देश आजाद हुआ था। उस समय जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत में छोटी छोटी 565 से भी ज्यादा रियासतें हुआ करती थी। और तीसरा क्षेत्र था दोस्तों, तीसरा क्षेत्र था औपनिवेशिक राज्य। ब्रिटेन के अलावा जो अन्य विदेशी या यूरोपीय कंपनियां आई थी जिन्होंने छोटे छोटे अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, है ना, उनको हम औपनिवेशिक राज्य कहेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि भारत जो है, जब हम आजाद हुए थे तो उस समय भारत 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, प्रांतों में, देशी रियासतों में और औपनिवेशिक राज्यों में। अब इन तीनों को ही मिलाकर के एक समग्र भारत की स्थापना करना था। अब हालांकि ब्रिटिश प्रांत में जो जो क्षेत्र शामिल थे उनको लेकर के तो कोई विवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश या अंग्रेजों के हाथ में या अंग्रेजों के अधिकार में जो क्षेत्र थे वो तो सीधे भारत के पास आ गए थे, ठीक है ना। तो जो मेन प्रॉब्लम थी, मुश्किलें थी, वो थी देशी रियासतें और औपनिवेशिक राज्य। खैर, औपनिवेशिक राज्य पर हम आगे बात करेंगे, आज चर्चा नहीं करेंगे। आज का हमारा विषय है देशी रियासतें, जो कि 565 रियासतें थी। लेकिन दोस्तों, इन 565 रियासतों में से भी लगभग लगभग सभी रियासतों ने भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लिया था। सिर्फ 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपना बयान दे दिया था कि हम हर हालत में या किसी भी कीमत पर भारत के साथ विलय नहीं करेंगे, भारत के साथ नहीं मिलेंगे। और उनको भारत में मिलाना बहुत आवश्यक था, अन्यथा जो भारत आप आज देख रहे हैं ऐसा भारत नहीं बन पाता, विखंडित हो जाता, वर्षों तक टूट जाता। और एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए देशी रियासतों की दोस्तों हम चर्चा करें। तो देशी रियासतों में 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने सरकार को परेशान करके रखा हुआ था। एक रियासत हुआ करती थी गुजरात में, जूनागढ़, जिस पर हमने कल सेशन लिया था, पूरे विस्तार से चर्चा की है। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दूसरी रियासत थी दोस्तों जम्मू कश्मीर, इससे कश्मीर कहा जाता, कश्मीर, ठीक है ना। तो कश्मीर। और तीसरी रियासत थी हैदराबाद। तो चूंकि जूनागढ़ पर हम डिस्कस कर चुके हैं और कश्मीर पर बहुत जल्दी, कल और नहीं परसों का सेशन कश्मीर पर ही होगा, डिटेल में बात करेंगे। आज हम चूंकि चर्चा करने वाले हैं हैदराबाद पर। हैदराबाद की कुछ जो कहानी है उसको पूरे स्टेप बाय स्टेप अब हम यहां से समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद राज्य के गठन की, कि हैदराबाद राज्य का गठन कैसे हुआ भारत में। इसका गठन होता है 17 सितंबर 1948 में। ये तारीख याद रखिएगा, ये तारीख आगे आपको काम आने वाली है, बार बार रिपीट होगी, बार बार काम आने वाली है। 17 सितंबर 1948 को 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य की स्थापना होती है। लेकिन स्थापना इतनी आसानी से नहीं होती है। इसकी स्थापना के पीछे या इसके गठन के पीछे जो अगर हम बात करें तो 2 घटनाएं विशेष रूप से उत्तरदायी रही है। 2 कौन कौन सी घटनाएं? अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो एक कह सकता हूं कि निजामी राजकुमारी और हैदराबाद आंदोलन। इसका मतलब यह हुआ कि हैदराबाद में उस समय जनता के द्वारा भी अच्छे खासे स्तर पर आंदोलन किए जा रहे थे। इसके अलावा निजामी राजकुमारी जो थी, उनके निजामी राजकुमारी दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हैदराबाद के निजाम थे उनकी बहू थी, है ना, निजामी राजकुमारी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और एक अद्भुत साहस का परिचय दिया था स्वतंत्रता संग्राम में। इसीलिए इनके साहस की भी काफी सराहना की जाती थी। और इसी बात को लेकर के लगता था कि इनका अर्थात कि हैदराबाद का भारत में विलय कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और जो है हमारी सरकार को या कहें कि हमारे राजनेताओं को भी एक तरह से ये मार्ग इन्होंने दिखाया था कि हैदराबाद जल्दी ही भारत का हिस्सा बनने को तैयार है। इसके अलावा दूसरी जो घटना थी, सिंपल सी कहानी, गोलकोंडा रियासत का भारत में विलय। गोलकोंडा मत नाम सुनकर के डरिए मगा मत। हैदराबाद शहर की उस समय ये राजधानी, मतलब हैदराबाद रियासत की ये राजधानी हुआ करती थी गोलकोंडा, ठीक है ना। तो हैदराबाद, अब याद देखिए, अगर किसी भी देश पर कब्जा करना है तो उसकी राजधानी पर कब्जा कर लीजिए, पूरा देश अपने आप कब्जे में आ जाएगा। इसी तरह से जो हैदराबाद की राजधानी हुआ करती थी गोलकोंडा, उस पर भारत सरकार का अधिकार हो जाता है, भारत सरकार के अधीन आ जाती है। इसी के साथ में हैदराबाद का विलय हो जाता है भारत में। सिंपल सी कहानी के रूप में हम देख रहे हैं, अभी विस्तार से हम आगे बात करेंगे,
ठीक है ना। तो अब ये जो विलय हुआ, तो विलय होते ही मतलब हैदराबाद का भारत में विलय होते ही हैदराबाद का जो राज्य का जो क्षेत्र था या वहां की जो जनसंख्या थी, अब वो भारत के अभिन्न अंग बन चुकी थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी, जो मैंने प्रारंभ में आपको एक मैप दिखाया था, ठीक है ना, ऊपर तेलंगाना था और नीचे येलो कलर में क्या था, आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन, हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी क्या, हैदराबाद। तो हैदराबाद को आप ऐसे कह सकते हैं कि दो राज्यों की राजधानी है। कौन कौन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की स्थायी जो राजधानी है वो हैदराबाद नहीं बल्कि अमरावती बनेगी। कब बनेगी ये, तो ये सितंबर 2024 में बनेगी। कब, सितंबर 2024 में, ठीक है ना। तो सितंबर 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। फिलहाल ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, लेकिन हमारा मेन बिंदु है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनी, हैदराबाद बनी। आगे अगर बढ़े, हम बात करें कि इस जो हैदराबाद जो शहर ही था या रियासत थी, ये एक्चुअल में आई कहां से थी। तो दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनका पूरा नाम था। ये जो है कुतुब शाही राजवंश के 5वें सुल्तान हुआ करते थे। इनके द्वारा ही 1591 में हैदराबाद शहर की स्थापना की गई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो मैप में मैंने आपको वर्तमान हैदराबाद बताया वही हैदराबाद शहर की स्थापना हुई होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ये वो हैदराबाद है जो आजादी से पहले का था, और आजादी से पहले वाला हैदराबाद आज के हैदराबाद जैसा नहीं है। आज का हैदराबाद एक छोटा सा शहर मात्र है। लेकिन अगर पहले के हैदराबाद की हम बात करें दोस्तों, तो ये भारत में जितनी भी 565 या उससे भी ज्यादा जितनी भी रियासतें थी, उन सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। और हैदराबाद की अवस्थिति को अगर आपने इंडिया के मैप को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझ रखा है ना, तो आप ये हैदराबाद का एरिया देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा था। और ये इंडिया के बीचों बीच में थी दोस्तों, बीचों बीच ही कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व में थी, बिल्कुल बीच में थी। अब अगर मान लीजिए, सोच के देखिए आप लोग, यहाँ के निजाम साहब क्या बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में, हम तो अपना खुद का देश बनाएंगे। अब ऐसे में अगर ये खुद का देश बना भी लेते तो बताइए क्या भारत के बीचों बीच में कोई देश बन पाता? और ये हमारे लिए सरदर्द बन जाता है ना। और इसको लेकर के तो पटेल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो हैदराबाद है ना, ये भारत के पेट में कैंसर की तरह है। एक पेट ही हो गया ना भारत का, बीच में तो है ये, ठीक है ना। तो इसके अगर आकार की बात करें तो सारी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। वर्तमान जैसा नहीं छोटा सा शहर, ये छोटा शहर आप देख रहे हैं ना, ये वर्तमान शहर है, ये छोटा सा, ऐसा नहीं था हैदराबाद। बल्कि इस हैदराबाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे और अन्य भी कई राज्यों की सीमाएं इसमें मिली हुई थी। मतलब अगर वर्तमान राज्यों की बात करें तो कई राज्यों की सीमाएं इसमें मिली हुई थी। तो इसका आकार काफी बड़ा था, और इस बात को लेकर के ही जो है इसका संभव नहीं था कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन पाए। हालांकि वहां के जो निजाम साहब रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर लगा लिया, पूरी ताकत लगा ली थी। इवन उन्होंने तो इतना भी कर लिया था कि ब्रिटेन से एक सबसे सक्षम वकील को तक हायर किया था अपनी ओर से केस लड़ने के लिए। जिन्ना के पास भी गए मदद मांगने के लिए, जिन्ना को भी बोला कि साहब क्या आप हमारी मदद करेंगे, तो उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि नहीं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन के जो यहां पर आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके पास भी गए, तो उन्होंने तो इनको सलाह दी थी निजाम साहब को कि आप जितना जल्दी हो सके आप भारत के साथ मिल जाइए, अगर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों इनसे सब परेशान इसलिए हो चुके थे क्योंकि इनकी जो तानाशाही थी, वो तानाशाही की कहानी आप आगे पूरी तरह समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले इनकी हकीकत ये और भी थी कि हकीकत की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। जो निजाम साहब थे, निजाम साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी दोस्तों। ये कहानी है आई थिंक कि 1937 की, जब इंग्लैंड के एक मैगजीन के फ्रंट पेज पर इनका फोटो छपा था, और उस मैगजीन ने पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी इन सुल्तान माफ कीजिए इस निजाम को बताया था।
क्योंकि जिस गोलकोंडा की मैं बात कर रहा हूं कि हैदराबाद की जो राजधानी गोलकोंडा है, उस वह गोलकोंडा हीरे और मोतियों की खदान के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। और ये इतने धनी थे कि पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा पैसे वाला कोई था ही नहीं। पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक थे ये। लोगों में से एक नहीं, सबसे अमीर व्यक्ति थे ये। इनके बारे में आपको बहुत सी रोचक बातें हैं जिन्हें आपको गूगल पे जाकर के विस्तार से पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल करके 5-10 मिनट निकालोगे, इजीली आपको इनको पूरी कहानी मिलेगी, एक बार पढ़िएगा जरूर। चलिए, अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत जो है, जिस प्रकार का भारत आज ये वर्तमान भारत है हमारा, विभिन्नताओं में एकता का दर्शन भारत में अपने आप ही हो जाता है। तो ये विभिन्नताओं में एकता के जो दर्शन हो रहे हैं, ये सेम इसी प्रकार का भारत नहीं था। बल्कि अब हम बात करें हैदराबाद के इतिहास की, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। सबसे पहले तो बटा हुआ था ये प्रेसिडेंसियों में। 3 प्रेसिडेंसियां उस समय हुआ करती थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी। और इन्हीं प्रेसिडेंसियों के अंदर हुआ करते थे प्रांत, ठीक है ना। तो इन प्रेसिडेंसियों में कौन हुआ करते थे? प्रांत हुआ करते थे। ऐसे 11 प्रांत उस समय हुआ करते थे। ये सभी 11 प्रांतों के नाम लिखे हुए हैं। और ये 11 प्रांत वो प्रांत थे जो प्रत्यक्ष रूप से प्रेसिडेंसी के अंडर में आते थे और प्रेसिडेंसी पर सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल का अधिकार होता था। दूसरे हिस्से की बात करें तो बहुत ही देसी रियासत है, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं कि 565 से, कहीं किसी किताब में 562 मिलेगी, किसी में 563, किसी में 565। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आगे लगभग लगा दीजिएगा, आप बेगुनाह बन जाओगे, है ना, कोई गलती नहीं रहेगी आपकी। तीसरा बिंदु है फ्रांस और पुर्तगाल के जो औपनिवेशिक क्षेत्र थे। भाई फ्रांस और पुर्तगाली भी तो आए थे ना भारत पर अधिकार करने के लिए, भारत से मिर्ची मसाला ले जाने के लिए, है ना। तो यहीं पर वो अपने शहर बसाकर बैठ गए, जैसे चंद्रनगर, पौंडीचेरी, गोवा वगैरह ये सब। तो इनको भी तो बाद में आजाद करवाया, है ना। तो ये इस प्रकार से पूरा भारत जो है इन 3 भागों में बिखरा हुआ पड़ा था। सबसे बड़ा चैलेंज था देसी रियासतें, क्योंकि जो औपनिवेशिक है उनको तो मार ठोकर आप कभी भी भगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनों को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया से जंग जीत सकता है, अपने ही घर में आकर हार जाता है। सही है वो, और यही हमारे साथ उस समय हो रहा था। सारी रियासतें बात मान चुकी थी, सभी रियासतें भारत में विलय हो चुकी थी। 3 रियासतें किसी भी कीमत पर भारत के साथ विलय नहीं होना चाहती थी। इवन उनमें से तो चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं। लेकिन ऐसे कैसे चले जाओगे? ऐसे कैसे चले जाओगे, है ना, ये तो संभव नहीं था। आप ये मैप में देख पा रहे हैं, देखिए अब यहां पर इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा है कि पूरा भारत का पूरा मैप है। अब इसमें हैदराबाद की पोजीशन देखिए, हैदराबाद की पोजीशन देखिए, क्या भारत के पेट में कैंसर के समान नहीं है ये? क्या यहां पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता था? भारत की मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या स्वतंत्र राष्ट्र बनने की संभावना थी यहां पर कि हैदराबाद एक अलग से देश बन जाए और भारत के बीचों बीच में चलता रहे? संभव नहीं था। तो आइए देसी रियासतों की अगर हम बात करें तो 3 रियासतें हुआ करती थी। जूनागढ़, जिससे हमने कल बात की थी कि फरवरी 1948 में इसका भी विलय हो गया था। कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को विलय हो चुका था। हैदराबाद का 17 सितंबर 1948 को विलय हुआ था। और यही हमारा आज का विषय है, आज का टॉपिक है। हैदराबाद का विलय इतनी आसानी से नहीं हुआ था दोस्तों। इसके कुछ अगर फैक्टों की हम बात करें तो हैदराबाद को, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है देश के बीचों बीच इसकी स्थिति हुआ करती थी, और इसी को लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे भारत के पेट में कैंसर के समान बताया था। ये हैदराबाद रियासत सिर्फ सबसे बड़ी रियासत ही नहीं थी, सबसे धनी रियासत ही नहीं थी, बल्कि इसका एक नंबर और भी आता है, और वो आता है अंग्रेजों की जो सहायक संधि लाई गई थी। उस सहायक संधि पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी वो यही हैदराबाद थी। इसी हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे धनी होने के बावजूद, सबसे शक्तिशाली होने के बावजूद सबसे डरपोक रियासत यही हुआ करती थी, सबसे डरपोक। सहायक संधि को अपनाकर जैसे ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया निजाम ने, वैसे ही हैदराबाद का पूर्ण नियंत्रण, मेरी भाषा में तो पूर्ण नियंत्रण, आप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सहायक संधि के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो मेरे अनुसार तो पूर्ण नियंत्रण किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। कहां का? हैदराबाद का। बस कुछ पैसे
कुछ पैसे निजाम को मिला करते थे, बाकी सारा नियंत्रण तो वास्तविक रूप से ब्रिटिश कंपनी के पास में पहुंच चुका था। और चूंकि ये सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे धनी रियासत थी, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो राजधानी थी हैदराबाद की गोलकोंडा, वह गोलकोंडा रियासत जो राजधानी जो थी वो हीरे मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो निजाम था ना, वो इतना धन संपन्न था कि दुनिया के सबसे अमीर उस समय 1937 में सबसे अमीर व्यक्ति यही था। इसके अलावा इसके शौक को देखिए, 900 करोड़ के डायमंड को वो पेपर वेट की तरह यूज करता था, पेपर वेट की तरह। हाँ, लेकिन ये मत सोचिएगा कि यार 900 करोड़ का डायमंड वो पेपर वेट की तरह यूज कर रहा है मतलब बड़ा दिल फरियाद इंसान होगा, नहीं, ये पर्दे के पीछे कुछ और ही था। इसकी कंजूसी के किस्से बड़े खतरनाक है, अगर आप पढ़ोगे ना तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। कंजूसी के किस्से भी मैं बता रहा हूं तो उसके इतने खतरनाक कंजूसी के किस्से हैं कि आप वाकई में एंजॉय करोगे अगर आप इसको पढ़ोगे तो, ठीक है ना। स्थिति की बात करें तो अगर आजादी के बाद में तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी बना आगे चल करके। और अगर हम इसकी उत्पत्ति की भी अगर बात करें, जब उत्पत्ति हुई इसकी 1591 में, उसके बाद में दोस्तों आगे चलता रहा इसका शासन, और कुछ समय तक मुगल शासकों का इस पर शासन रहा। कुछ समय तक, ज्यादा लंबे समय नहीं टिक पाया था, कुछ समय मुगल शासकों ने इस पर शासन किया। लेकिन 1724 में निजाम का इस पर अधिकार हो गया, और निजाम टू निजाम चलती रही ये कहानी। और आगे चलकर के फट से इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके और अब हैदराबाद को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया था। क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से जो है हैदराबाद की स्थिति बरकरार रही, एक से दूसरे के हाथों में जाती रही। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद में जब भारत आजाद हुआ, और चूंकि भारत आजाद किसके माध्यम से हुआ था, कौन से एक्ट के तहत भारत को आजादी मिली थी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अच्छा, ये अधिनियम कहां पर पारित किया गया था, तो ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया था। जैसे ही यह अधिनियम पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वैसे ही भारत को आजादी मिली, भारत का बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ, भारत भी बट गया, सब हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस अधिनियम के तहत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी जिससे उन देशी रियासतों को हवा में लटकता हुआ ही छोड़ दिया। किस प्रकार से लटकता हुआ छोड़ दिया, तो लटकता हुआ छोड़ने का अर्थ यह हुआ कि इस अधिनियम में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी, या कहे कि एक अधिनियम था, या कहे कि एक कानून था, या एक व्यवस्था की गई थी। और वो व्यवस्था थी राज्यों के लिए विकल्प की, रियासतों के लिए विकल्प की। इस अधिनियम ने जो देशी रियासतें थी उनके सामने एक विकल्प रख दिया। ये इसको आप अंग्रेजों की कूटनीति भी कह सकते हैं, अंग्रेजों की चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का खुला चैलेंज था कि आप भारत को समेट करके अखंड भारत का निर्माण नहीं कर सकते हो, भारत का एकीकरण नहीं कर पाओगे, इतनी विभिन्नताओं वाले लोग हैं, इतनी रियासतें हैं, इतने प्रांत है ना, इनका एक साथ नहीं जोड़ करके, एक साथ जोड़कर एक देश की स्थापना नहीं कर पाओगे आप। ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, लेकिन हमने करके दिखाया। और अंग्रेजों ने चाहा कि इसका एकीकरण ना हो, इसके लिए इन्होंने इस अधिनियम में यह व्यवस्था और कर दी कि सभी रियासतों को यह विकल्प दे दिया कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और आप चाहे तो दोनों में से किसी में शामिल मत हो, अपना खुद का एक स्वतंत्र देश बना लो, आपकी मर्जी के ऊपर है। बताइए क्या सही था ये व्यवस्था? अरे पहले ही भारत के टुकड़े हो चुके थे, 2 पाकिस्तान बन चुके थे, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। क्यों? धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था। तो अब और रियासतों का बंटवारा क्यों? अगर कोई रियासत मुस्लिम रियासत है तो ठीक है, चले जाइए पाकिस्तान के पास में, और अगर कोई हिंदू रियासत है तो आ जाइए हिंदुस्तान में। तो स्वतंत्र देश बनने का मुद्दा क्यों? ये तो सही नहीं था। और इसी जो ऑप्शन था इनके पास में, जो विकल्प था, इसी विकल्प का 3 रियासतों ने भरपूर फायदा उठाया। हालांकि उठा नहीं पाए, सोचा उठाने का, इतनी औकात नहीं थी इन लोगों की कि ये माफ कीजिएगा वर्ड यूज हो गया है ना, इतना शक्तिशाली रियासतें नहीं थी ये कि इनका ये फायदा उठा पाए। लेकिन हाँ, प्रयास इन्होंने किया था, प्रयास इन्होंने पूरा किया था। सबसे धनी रियासत कहलाने वाली हैदराबाद के जो निजाम थे मीर उस्मान अली खान
इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। जबकि इस रियासत की वास्तविकता यह है कि शासक भले ही मुस्लिम शासक था, लेकिन जो इसकी जनता होती, जो प्रजा थी, उसमें 85% से ज्यादा जनता हिंदू जनता हुआ करती थी। बिना जनता से कोई डिस्कशन किए इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही ऐलान कर दिया कि हैदराबाद नए और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, जिससे जनता बहुत जो है आक्रोशित भी हुई, है ना, काफी हंगामे हुए। तो इसी हंगामे को लेकर के तेलंगाना विद्रोह चालू हो गया। तेलंगाना में बड़े बड़े विद्रोह होने लगे। एक तरफ विद्रोह हो रहे थे, दूसरी तरफ रजाकारों का आतंक फैल रहा था। रजाकार कौन थे दोस्तों? तो रजाकारों की देखिए किताब में तो ऐसा लिखा हुआ, रजाकारों का आतंक मुस्लिम देश बनाना चाहते थे। निजाम कमजोर पड़ने लगा, निजाम कमजोर पड़ने लगा। तो आप जो है इसको दोनों दृष्टिकोण से समझ सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में जब पाकिस्तान आतंकवाद को शरण देता है, किस लिए देता है? ताकि वो अपने दुश्मनों को उस आतंकवाद के माध्यम से समाप्त कर पाए या चोट पहुंचा पाए। समाप्त तो नहीं कर पाते, चोट पहुंचा पाए, है ना, इस उद्देश्य से। लेकिन बाद में क्या होता है, वही आतंकवाद पाकिस्तान को ही भारी पड़ने लगता है कभी कभी। सेम टू सेम यहां निजाम के साथ भी हुआ। ये जो रजाकार आप देख रहे हैं ना, इन रजाकारों को संरक्षण इसी ने दिया। किसने? निजाम ने दिया। इसने ही इनको सपोर्ट किया और इनकी आबादी, रजाकार मतलब कि एक सैनिक टुकड़ी बन गई थी इनकी खुद की। आतंकवादी इनको आप कह सकते हो। एक ऐसा ग्रुप बन चुका था जिनमें 1 लाख से ज्यादा रजाकार सैनिक शामिल हो चुके थे। अब इन्होंने हैदराबाद में इस तरह से कत्लेआम करना प्रारंभ किया कि आज भी कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है कि 70 हिंदू प्रतिदिन जो है इन रजाकारों के द्वारा मार दिए जाते थे। 70 हिंदू प्रतिदिन। तो इस प्रकार की कुछ हिंसात्मक कहानियां उस समय थी। हालांकि हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, तो रजाकारों की जो ये टुकड़ी थी, या कहें कि जो आक्रांता लोग थे, ये चाहते थे कि हैदराबाद में मुस्लिम जो है शासन लागू हो और मुस्लिम देश बने, ये स्वतंत्र देश बने, मुस्लिम देश बने। तो अब चूंकि ना तो विद्रोही मान रहे थे तेलंगाना के, ना ही रजाकार मान रहे थे। किसको? निजाम की बातों को। हालांकि निजाम के साथ मिलकर के रजाकार लड़ने को तैयार थे कि अगर भारत सरकार निजाम को परेशान करती है तो ये रजाकार निजाम की सेना के साथ मिलकर के लड़ने के लिए तैयार थे, और आखिरी में लड़े भी। और आखिरकार क्या हुआ? जब निजाम साहब नहीं माने, जब तक निजाम साहब का ये जो झुका हुआ सर है जब सीधा था ना, इस तरह से जब सीधा सर था, उस समय पटेल साहब ने, इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ने खूब अच्छे से समझाया। इनको समझ नहीं आई। इनको गुरूर था सबसे धनी और ताकतवर रियासत होने का। उनको नहीं पता था कि उनका सामना पटेल से है। आखिर में क्या हुआ? सरदार पटेल ने बिना प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताए, क्योंकि अब ये तो गृह मंत्री थे ना, सारी सेना जो थी इनके अंडर में थी। इन्होंने एक सैनिक टुकड़ी जो है हैदराबाद की ओर भेज दी। सैनिक टुकड़ी भेजने के बाद में प्रधानमंत्री को आगाह किया, बताया उनको कि ऐसा ऐसा कदम मैंने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से भी इतना कोई कड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी थी उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं इस कदम से पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही ना कर दे। इस बात का नेहरू साहब को डर था। लेकिन पटेल साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम पूरी तरह संभालने के लिए सक्षम हैं। और आखिरकार दोस्तों एक पोलो ऑपरेशन का निर्माण किया। पटेल साहब ने पोलो ऑपरेशन चलाया। पोलो ऑपरेशन मतलब कि एक सैनिक कार्यवाही की हैदराबाद के लिए। और 12 सितंबर 1948 को एक सैनिक टुकड़ी को जो है पोलो ऑपरेशन के नाम से हैदराबाद में भेज दिया। 5 दिन संघर्ष हुआ। रजाकारों को, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा रजाकार थे, उन सबको धूल चटा दी। 2000 से ज्यादा रजाकारों को वहीं मार गिराया। निजाम साहब की जो सेना थी लगभग उसको भी घुटनों पर ला दिया। आखिरकार समय वो आया कि निजाम साहब को हाथ जोड़ करके पटेल साहब के सामने कहना ही पड़ा कि साहब हैदराबाद को आप भारत में विलय कर लीजिए। और मैं इसका कसूरवार नहीं हूं, ये तो रजाकार है जो आतंक मचा रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, है ना, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया इन रजाकारों ने किया। तो रजाकारों के ऊपर डाल करके कहानी, और ये जो है पतली गली से निकल ली है।
और इस तरह से आखिरकार निजाम ने भी सरेंडर किया 17 सितंबर 1948 को। 5 दिनों की लड़ाई में ही, मतलब 5 दिनों में ही निजाम की सेना, जो सबसे शक्तिशाली रियासत कहलाती थी, 1 लाख से ज्यादा रजाकारों की सैनिक टुकड़ी थी, उन सबको सिर्फ 5 दिन लगे भारतीय सेना को धूल चटाने में। 5 दिनों में भारतीय सेना ने उनको धूल चटा दी, घुटनों पर ला दिया, सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है। इस संघर्ष के बाद में हैदराबाद का भारत में विलय करते हुए भारत का एकीकरण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो इस ऑपरेशन के कारण सांप्रदायिक आधार पर दोस्तों एक सच्चाई और है इस कहानी की, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आवश्यकता नहीं है किताबों में एग्जाम में लिखने की, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए, और आपको लिखने की अगर क्वालिटी है आपके अंदर तो आप उस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर ज्यादा बोल्ड भी नहीं लगना चाहिए। मतलब कि देखिए स्टूडेंट हैं आप लोग, किसी की ओर आपका झुकाव नहीं होना, दिखना नहीं चाहिए। आपका झुकाव है, संभवतः होगा, है ना, लेकिन झुकाव दिखना नहीं चाहिए कि आप किसके झुकाव में है, किसके पक्ष में है। तो निष्पक्ष होकर के आपको आंसर की राइटिंग करनी है। चलिए, तो इस कहानी का मतलब यह हुआ कि देखिए इस समय जो ऑपरेशन चलाया था पोलो ऑपरेशन, जो सैनिक कार्यवाही की थी हैदराबाद में, तो उस सैनिक कार्यवाही का यह पता करने के लिए कि इस पूरे संघर्ष के कारण हैदराबाद के कितने लोग मारे गए, कुल कितने लोगों की जनहानि हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों एक समिति नियुक्त की थी। किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल के नेतृत्व में। इसीलिए उस समिति का नाम रखा गया सुंदरलाल समिति। और उस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया उन्होंने कि इस पूरे संघर्ष में 30,000 से लेकर के 40,000 लोग मारे गए, लेकिन 2013 तक इस रिपोर्ट को सरकार ने दबाकर रखा। कुछ हजारों में ही संख्या मात्र बताई थी, लेकिन वास्तविक रिपोर्ट के माध्यम से संख्या ये निकल कर आती है 30 से 40,000 लोग मारे गए थे इस संघर्ष में। ये रिपोर्ट फाइनली 2013 तक तो जारी नहीं हुई थी, आई थिंक 2014 में ये रिपोर्ट जारी हुई थी। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों हैदराबाद का भारत में पूरी तरह से विलय हो जाता है। इतनी सी कहानी थी। एग्जाम के दृष्टिकोण से बस इतना ही आपको पढ़ना होगा, इससे ज्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो डिटेल तो बहुत सारी है इस कहानी में, जितना अंदर चले जाओगे उतना ही घुसते चले जाओगे। और जब इतिहास में इस केस स्टडी को पढ़ोगे ना, जब इतिहास में हैदराबाद की बात करोगे ना, तब आपको पूरा विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में हमें राजनीतिक तथ्यों की चर्चा करनी है, इसलिए दैट्स ऑल। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे गोवा की केस स्टडी पर। तो गोवा का भी एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अगर कोई डाउट जा रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्मूथ, अगर सेशन पूरी तरह से स्मूथ चल रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो सेशन को बिना लाइक करे जाइएगा मत, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।